कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहां हमारा ईमान, सब्र और भरोसा तीनों का इम्तिहान एक साथ लिया जाता है। और अगर उस वक्त हमने अमानत को अमानत समझा तो वहीं से हमारी तकदीर बदलती है। रात के सन्नाटे में जब शहर की रोशनियां बुझ जाती, तब उस तंग गली के आखिरी छोर पर एक पुराना मिट्टी से लिपा हुआ झोंपड़ा था, जिसमें रहता था गुलाम हुसैन, तकरीबन 35 साल का एक सीधा सादा मजदूर। सर पर हमेशा टोपी, लिबास में सादा कुर्ता पायजामा और आंखों में अजीब सी शराफत। वो हर रोज सुबह की नमाज के बाद बाजार की तरफ निकलता और शाम को 2 वक्त की रोटी कमाकर लौटता। हालात ऐसे थे कि चूल्हा कई बार सिर्फ हवा से ही गर्म हो पाता। गुलाम का कोई नहीं था इस दुनिया में। माँ बाप बहुत पहले ही इस फानी दुनिया से रुखसत कर चुके थे। वो अकेला था, मगर दिल बहुत बड़ा था। मोहल्ले के लोग कहते, ये शख्स अगर बादशाह भी बन गया तो भी अपनी सादगी ना छोड़े। थका हारा बाजार से लौट रहा था जब रास्ते में उसे एक छोटा सा चमड़े का बटुआ पड़ा मिला। साया धीमा था, मगर उसकी आंखों ने बखूबी देखा। वो बटुआ सुनहरा काम किया हुआ और बहुत भारी मालूम हो रहा था। उसने इधर उधर देखा, न कोई साया न कोई सिसकी। उसने वो बटुआ उठाया और सीधा अपने घर ले आया। अंदर जाकर जब उसने बटुआ खोला तो उसके होश उड़ गए। उसमें नकदी थी, बहुत सारा सोना था और एक तह किया हुआ खत। खत में लिखा था, ये मेरी पूरी जिंदगी की जमा पूंजी है, मेरी बीमार बेटी की शादी के लिए। अगर ये अमानत किसी शरीफ इंसान के हाथ लगी हो तो मेरी मोहब्बत का वास्ता इसे लौटा देना। मैं हर रात शहर की बड़ी मस्जिद के बाहर बैठता हूं, शायद मेरी अमानत लौट आए। गुलाम की आंखें भर आईं, दिल में जंग शुरू हो गई। एक तरफ मुफलिसी, दूसरी तरफ ईमान। उसने वुजू किया, 2 रकत नफल नमाज अदा की और सजदे में गिर पड़ा। या रब, तू जानता है मेरे हालात, मगर मैं इस अमानत में खयानत नहीं करूंगा, तू मेरी मदद फरमा। उस रात गुलाम को नींद नहीं आई। सुबह की अजान के साथ ही वो अपने झोंपड़े से निकला और सीधा शहर की सबसे बड़ी मस्जिद की जानिब रवाना हुआ। मस्जिद के बाहर बेंच पर एक बूढ़ा शख्स बैठा था, चेहरे पर शिकन, आंखों में इंतजार। गुलाम उसके पास गया, उसके हाथों में बटुआ थमाया और बस इतना कहा, आपकी अमानत, अल्लाह ने मुझे वसीला बनाया। बूढ़ा पहले हक्का बक्का रह गया, फिर रो पड़ा। बेटा, आज से तू मेरा बेटा हुआ, मैं तेरा सहारा बनूंगा और अल्लाह गवाह है, तूने मेरी बेटी की जिंदगी बचा ली। और यहीं से खुलता है तकदीर का दूसरा दरवाजा। बूढ़े शख्स ने कांपते हाथों से बटुआ लिया, सीने से लगाया और देर तक रोता रहा। फिर उसकी आंखें गुलाम की आंखों से टकराईं और वो बोला, तू जानता है मैं कौन हूं? गुलाम ने सर झुका लिया, मैं तो बस एक मजदूर हूं हुजूर। इंसान की पहचान नहीं देखता, उसकी जरूरत देखता हूं। बूढ़े ने गहरी सांस ली, फिर अपने कुर्ते की जेब से एक छोटा सा विजिटिंग कार्ड निकाला और गुलाम को थमा दिया। हाफिज बशीर अहमद, मालिक, बशीर ग्रुप ऑफ कंपनीज। गुलाम की आंखें फैल गईं। ये वही नाम था जिसे उसने अखबारों में पढ़ा था। शहर का बड़ा कारोबारी, मगर पिछले कुछ सालों से गायब। बशीर साहब ने बताया, मेरी बीवी का इंतकाल हुआ, बेटी बीमार हो गई, मैंने सब कारोबार छोड़ दिया। अब एक ही मकसद है, बेटी की इज्जत और इलाज। वो रुके, फिर गुलाम की तरफ देखकर बोले, तेरे जैसे लोग आज भी इस दुनिया में हैं, इसीलिए तो रब इस जमीन को थामे हुए है। गुलाम ने हाथ जोड़ लिए, मैंने कुछ खास नहीं किया, जो मेरा नहीं था वो मैंने रख नहीं सकता। बशीर साहब ने उठकर गुलाम का हाथ थाम लिया, चल मेरे साथ, आज से तू मेरे साथ रहेगा। गुलाम घबरा गया, मगर हुजूर, मेरा घर, मेरी रोजी। बशीर साहब ने मुस्कुराकर कहा, अब तेरी रोजी मैं हूं, तू मेरे ऑफिस में काम करेगा बतौर ट्रस्टेड असिस्टेंट, और मेरा वादा है तेरे ईमान का सिला जरूर मिलेगा। उसी शाम गुलाम पहली बार कार में बैठा। उसे ऑफिस ले जाया गया, जहां लोग हैरान थे कि ये सीधा सादा सा आदमी मालिक के साथ कैसे आया। वहां एक अफसर ने बशीर साहब से कहा, सर, इस आदमी का कोई रिकॉर्ड नहीं, हम कैसे? बशीर साहब ने टोक दिया, इसका रिकॉर्ड अल्लाह के पास है और मेरे लिए इतना ही काफी है कि इसने मेरी अमानत लौटाई है।
गुलाम को एक छोटा सा कमरा ऑफिस के पीछे दे दिया गया रहने के लिए और एक साफ सुथरी डेस्क काम करने के लिए। रात को जब गुलाम तख्त पर लेटा, वो छत की तरफ देख रहा था और उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। ऐ मालिक, तू कितना बड़ा है। एक अमानत से तूने मुझे जिंदगी का नया रास्ता दे दिया, मगर ये तो बस शुरुआत थी। असली इम्तिहान अब शुरू होने वाला था। सुबह दफ्तर की पहली अजान की तरह आई। गुलाम ने फज्र की नमाज पढ़ी, कुरान की 2 आयतें पढ़ीं और फिर सफेद कुर्ता पहनकर दफ्तर जाने को तैयार हुआ। जिस दफ्तर को वो कल तक बाहर से देखा करता था, आज उसी के भीतर बैठने जा रहा था। बशीर साहब ने उसे ऑफिस में सबके सामने खड़ा किया। आज से ये मेरा सबसे भरोसेमंद आदमी है। जो हुक्म मैं दूं, वही इसकी जिम्मेदारी होगी। कोई भी शक या सवाल नहीं चलेगा। दफ्तर के कई चेहरे खींच गए। पुराने अफसरों की आंखों में जलन थी। एक सादा सा इंसान, ना कोई डिग्री, ना कोई तजुर्बा, सीधे मालिक की बगल में। मगर गुलाम को इन बातों से कोई वास्ता नहीं था। उसे पहली जिम्मेदारी दी गई बशीर ग्रुप के गोदामों का हिसाब किताब देखना। हर चीज का रजिस्टर बना और ईमानदारी से रिपोर्ट पेश कर, बशीर साहब ने कहा। गुलाम ने गोदामों का दौरा शुरू किया। हर गोदाम पर अफसरों की मिली भगत चल रही थी। माल कम दिखाया जाता, कागज ज्यादा बनाए जाते। उसने सब देखा, चुपचाप, बगैर किसी को बताए, दिन रात मेहनत की। 4 दिन में ही उसने हर गोदाम का असल हिसाब कागजों में दर्ज कर लिया। 5वें दिन वो रिपोर्ट लेकर बशीर साहब के कमरे में पहुंचा। ये लीजिए हुजूर, ये हकीकत है। बशीर साहब ने चश्मा लगाया, फाइल खोली। पढ़ते ही उनके चेहरे के रंग बदल गए। ये सब चोरी कर रहे थे? जी, और बहुत वक्त से कर रहे थे। बशीर साहब ने उसी वक्त 4 अफसरों को तलब किया। रिपोर्ट उनके सामने रखी। गुलाम ने सिर्फ 4 दिन में वो दिखा दिया जो तुमने 4 साल में छिपाया। अफसर बौखला गए। ये झूठ है, ये मजदूर हम पर इल्जाम लगा रहा है। बशीर साहब उठ खड़े हुए। अगर ये झूठ हुआ तो आज के बाद ये इंसान मेरे ऑफिस में कदम नहीं रखेगा, लेकिन अगर ये सच हुआ तो तुम्हारे लिए ये दरवाजा हमेशा के लिए बंद हो जाएगा। एक एक गोदाम की तफ्तीश हुई। गुलाम की रिपोर्ट एकदम सही निकली। 4 अफसरों को उसी वक्त नौकरी से निकाल दिया गया। दफ्तर में खलबली मच गई। लोग अब गुलाम को मामूली नहीं समझ रहे थे, मगर गुलाम की आंखों में अब भी वही सादगी थी। उसी शाम बशीर साहब ने उसे अपने घर बुलाया। तूने मेरी कंपनी को नई सांस दी है। अब मैं तुझे एक और अमानत सौंपना चाहता हूं, मेरी बेटी की देखभाल। गुलाम चौंका। हुजूर, मैं? हां, उसकी तबीयत नाजुक है। उसे ताजगी चाहिए, ईमानदारी चाहिए। तू दिन में एक बार उससे मिल, बातें कर, बस उसकी खुशी का सबब बन। अगले दिन गुलाम पहली बार उस कोठी के अंदर गया जिसे लोग बशीर विला कहते थे। अंदर खामोशी पसरी थी। दीवारों पर उदासी लिपटी हुई। एक कमरे के बाहर एक खातून खड़ी थीं। आप ही गुलाम हुसैन हैं? जी, अंदर चलिए, शहजादी रजिया आपसे मिलना चाहती हैं। कमरा खुला और वहां एक नाजुक सी लड़की, तकरीबन 27 साल की, सफेद चादर ओढ़े हुए बिस्तर पर बैठी थी। चेहरा पीला, आंखें बुझी बुझी। उसने गर्दन घुमाकर देखा और हल्के से मुस्कुराई। आप वही हैं ना जिन्होंने अब्बू की अमानत लौटाई थी? गुलाम ने सर झुका लिया। अमानत को लौटाना मेरा फर्ज था, कोई इनायत नहीं। उसने पहली बार आंखें पूरी तरह खोलीं। शायद मेरी जिंदगी में पहली बार किसी ने फर्ज की इतनी खूबसूरती से अदायगी की है। गुलाम कुछ नहीं बोला, बस बैठ गया और कमरे की खामोशी में उनका दर्द महसूस करता रहा। उसी शाम कोठी के बाहर 2 परछाइयां लंबी होती चली गईं, एक अमानत और एक तकदीर, जो अब चुपचाप एक नई कहानी लिखने को बढ़ रही थी। शाम की रोशनी बशीर विला के झरोखों से छनकर अंदर आ रही थी। कमरे की खामोशी में रजिया की सांसें और गुलाम के दिल की धड़कनें एक अनजानी लय में बंधती जा रही थीं। उस दिन से गुलाम की जिम्मेदारी सिर्फ ऑफिस की नहीं रही, अब उसे रजिया की तन्हाई से भी लड़ना था। हर रोज दोपहर में वो कोठी आता, रजिया के कमरे के बाहर जूते उतारता, अंदर दाखिल होता और खामोश बैठ जाया करता। पहले दिन रजिया सिर्फ मुस्कुराई, दूसरे दिन 1-2 जुमले बोले और तीसरे दिन वो खुद पूछने लगी, क्या आपको भी कभी किसी से मोहब्बत हुई थी? गुलाम थोड़ा झेंप गया, फिर मुस्कुराकर बोला, मैंने मोहब्बत की है,
मगर उस खुदा से जिसने मुझे आज तक जलील नहीं किया। रजिया की आंखों में चमक आ गई। क्या आप मेरी दुआ में भी उसी खुदा से कुछ मांग सकते हैं? गुलाम ने सर झुका लिया। अगर मेरी दुआ में तासीर हुई तो आपका हर दर्द रब खुद उठा लेगा। रजिया उस दिन पहली बार खुलकर हंसी। कोठी की दीवारें जो बरसों से चुप थीं, जैसे जरा मुस्कुरा उठीं। बशीर साहब दूर से ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर सुकून की परछाई थी। रात को गुलाम अपने कमरे में बैठा दुआ के लिए हाथ उठाए, या रब इस बेटी के हिस्से की उदासी मुझ पर डाल दे, लेकिन इसकी आंखों में आंसू ना रहने दे। अगले ही हफ्ते डॉक्टर का कॉल आया। रजिया के हालात में बेहतर बदलाव नजर आ रहे हैं। वो अब बात करने लगी है, हंसने लगी है। उसकी दवाइयां असर कर रही हैं। लेकिन बशीर साहब समझते थे कि ये दवाओं से ज्यादा एक ईमानदार इंसान की सच्ची मोहब्बत का असर था। कुछ ही दिन बाद बशीर साहब ने गुलाम को ऑफिस बुलाया और कहा, मैं अब रिटायर होना चाहता हूं। अपने कारोबार की जिम्मेदारी तुझे सौंपनी है। गुलाम ने फौरन इनकार कर दिया। हुजूर, मैं इस काबिल कहां, यह सब मेरी औकात से बाहर है। बशीर साहब ने कंधे पर हाथ रखा। औकात वही बनाता है जो अमानत में खयानत ना करे। तुझसे ज्यादा लायक कोई नहीं। फैसला हो गया। गुलाम अब बशीर ग्रुप का ऑफिशियल मैनेजिंग ट्रस्टी था। शहर में यह खबर जंगल की आग की तरह फैली। कुछ लोग जल गए, कुछ हैरान हुए और कुछ ने हाथ जोड़कर कहा, अल्लाह उसे और ऊंचाई दे जिसने ईमान को अपना जेवर बनाया। मगर जिस रोज गुलाम ने ऑफिस की चाबी थामी, उसी शाम एक पुराना दुश्मन वापस लौट आया। मिर्जा ताहिर, बशीर ग्रुप का पुराना बिजनेस पार्टनर, जिसने बरसों पहले कंपनी से धोखाधड़ी करके बशीर साहब को तन्हा छोड़ दिया था। अब वो वापस आया था, साजिशों के साथ। मिर्जा ताहिर ने सबसे पहले गुलाम पर निशाना साधा। तुम जैसे सड़क के आदमी को एक अरबों की कंपनी कैसे संभालनी आती है? गुलाम ने मुस्कुराकर जवाब दिया, ईमान में तालीम नहीं, नीयत देखी जाती है, और मैंने अपनी नीयत कभी बदली नहीं। मगर ताहिर चुप बैठने वालों में से नहीं था। उसने बशीर ग्रुप की मार्केट वैल्यू गिराने के लिए नकली प्रोडक्ट्स बाजार में उतारे, अफवाहें फैलाईं और पुराने स्टाफ को रिश्वत देकर गुलाम के खिलाफ कर दिया। गुलाम के लिए ये एक और इम्तिहान था। एक तरफ जिम्मेदारी, दूसरी तरफ साजिश, और बीच में थी रजिया, जो अब तक गुलाम की सादगी से दिल ही दिल में मोहब्बत करने लगी थी। एक रात वो खिड़की के पास बैठी थी, चांद की तरफ देख रही थी। कभी कभी लगता है ये दुनिया सिर्फ उन्हीं के लिए है जो छल करते हैं, और जो सच्चे हैं वो हमेशा इम्तिहान देते रहते हैं। पीछे से आवाज आई, इम्तिहान ही तो वो चीज है जो इंसान को रूहानी बना देती है। रजिया मुड़ी। गुलाम खड़ा था। वो कुछ कहना चाहती थी मगर चुप रही। उसकी आंखों से एक आंसू निकला और गुलाम ने पहली बार उसकी आंखों में सीधा देखा। वहां कोई बीमारी नहीं थी, सिर्फ मोहब्बत थी और भरोसा। गुलाम हुसैन अब कंपनी का ट्रस्टी था, मगर दिल अब भी उसी जमीन से जुड़ा था जहां वो मिट्टी उठाकर रोजी कमाया करता था। ऊंची कुर्सी पर बैठकर भी उसका लहजा वही था, नर्म, सीधा और सच्चा। मगर शहर के कारोबार में सादगी को कमजोरी समझा जाता है। मिर्जा ताहिर, जो बशीर ग्रुप से कभी धोखा करके निकाला गया था, अब और ज्यादा चालाक, औरत की तरह महीन चालें चलने वाला बन चुका था। ताहिर ने सबसे पहले कंपनी के स्टॉक मार्केट में अफवाह फैलानी शुरू की। बशीर ग्रुप अब किसी अनपढ़ मजदूर के हवाले है, कंपनी डूबने वाली है। मीडिया में पैसे देकर खबरें चलवाई गईं, पुराने क्लाइंट्स को तोड़ा गया और कुछ बड़ी डील्स अचानक टूट गईं। गुलाम को लगा जैसे वक्त की जमीन खिसक रही हो। एक शाम बशीर साहब की तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। डॉक्टर ने कहा, उन्हें अब हर तरह की टेंशन से दूर रखना होगा, वरना दिल जवाब दे सकता है। गुलाम ने सब कुछ अकेले संभालने की ठानी। वो रात दिन काम में लग गया। मीटिंग्स, हिसाब, रिपोर्टिंग और स्टाफ की ट्रेनिंग सब खुद करता। मगर कंपनी की हालत रोज बिगड़ रही थी। इसी दौरान एक दिन दफ्तर में उसके केबिन के बाहर हो हल्ला हुआ। अंदर घुसते ही 3 अफसर आए और एक फाइल मेज पर फेंक दी। ये देखिए, आपको कमेटी की तरफ से नोटिस भेजा गया है। आपकी गैर पेशेवराना गतिविधियों की जांच होगी। गुलाम ने वो फाइल खोली। उसमें ताहिर के दस्तखत थे।
और नीचे लिखे थे कुछ पुराने कर्मचारियों के आरोप। गुलाम कंपनी के फंड्स को निजी इस्तेमाल में लाता है, काम की समझ नहीं, कंपनी डूब रही है। गुलाम ने सिर्फ एक जवाब दिया, सच देर से सामने आता है, मगर जब आता है तो बहुत तेज आता है। उसी रात वो कोठी पहुंचा। रजिया खिड़की के पास बैठी थी, चेहरे पर शांति मगर आंखों में हल्की बेचैनी। काफी थके हुए लग रहे हैं, उसने कहा। गुलाम ने बैठते हुए जवाब दिया, थकान जिस्म की नहीं है, ये तो अमानत बचाने की लड़ाई की थकान है। रजिया ने धीमे स्वर में कहा, क्या मैं पूछ सकती हूं कि आपके अंदर ये हिम्मत कहां से आती है? गुलाम की नजरें चांद पर टिक गईं। जब मैंने वो बटुआ जमीन से उठाया था तब अल्लाह ने मेरी तकदीर मेरे हाथ में दी थी। अब जब तक सांस चलेगी उस तकदीर को गिरने नहीं दूंगा। अगली सुबह गुलाम ने सबसे पहले एक इश्तेहार छपवाया। बशीर ग्रुप अपने सभी कारोबार और रिकॉर्ड्स को जनता के सामने खुले तौर पर पेश करने को तैयार है, जो चाहे आकर देख ले। बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। स्टाफ, क्लाइंट्स, मीडिया सबको बुलाया गया। मंच पर गुलाम अकेला खड़ा था। उसके पास न ऊंचे दर्जे की तालीम थी न चिकने लफ्ज, मगर जो था वो आंखों की सच्चाई थी और जुबान की हिम्मत। मैं गुलाम हुसैन, एक मजदूर मगर अमानतदार, आप सबके सामने अपना हर हिसाब रखने आया हूं। जो सवाल पूछना है पूछिए, लेकिन याद रखिए मेरी जवाबदेही सबसे पहले अल्लाह के सामने है। मीडिया के कैमरे घूम रहे थे। एक के बाद एक सवाल आए और गुलाम ने हर सवाल का जवाब कागजों के साथ दिया। पुरानी रिपोर्ट्स, बैंक स्टेटमेंट्स, ट्रांजैक्शंस सब सामने रखे। तभी एक पत्रकार खड़ा हुआ। अगर आप इतने सच्चे हैं तो फिर मिर्जा ताहिर जैसा अनुभवी आदमी आपके खिलाफ क्यों है? गुलाम मुस्कुराया। जो आदमी बशीर साहब से बेवफाई कर चुका वो मुझसे क्या वफा करेगा? और जो इंसान एक बार धोखा दे वो हर बार धोखा देगा, यही उसका तजुर्बा है। तालियां बज उठीं। भीड़ में से आवाजें आईं, गुलाम साहब हमारे हीरो हैं। बशीर ग्रुप की इज्जत बचाने वाला यही शख्स है। उसी वक्त पुलिस ऑफिसर भी पहुंचे। उनके पास वारंट था। हमें मिर्जा ताहिर की कंप्यूटर एक्ट और फाइनेंशियल फ्रॉड में रिपोर्ट मिली है। ताहिर वहीं रंगे हाथों पकड़ा गया। उसकी चालें उल्टी पड़ चुकी थीं। बशीर साहब उस दिन व्हील चेयर पर बैठे बैठे ये सब देख रहे थे। आंखों में आंसू थे और होठों पर एक ही लफ्ज, अमानत ने आज फिर एक तकदीर को बचा लिया। शाम को रजिया गुलाम के पास आई। हाथ में एक छोटा सा गुलाब था। ये उस शख्स के लिए है जो रूह से अमीर है। गुलाम ने गुलाब लिया मगर कुछ नहीं कहा। उसका दिल भीग चुका था मगर लब खामोश थे। गुलाब की वह छोटी सी शाख जो उस दिन रजिया ने गुलाम के हाथ में रखी थी, किसी फूल से ज्यादा एक इजहार थी, मगर बिना किसी लफ्ज के। वो एक खामोश अमानत थी जो अब दिल की तहों में उतर चुकी थी। गुलाम ने उस गुलाब को अपने कमरे में कुरान शरीफ के पन्नों में संभाल कर रख दिया, जैसे कोई अपने रब की दी हुई दौलत को सीने से लगाता है। वह जानता था कि मोहब्बत एक जज्बा है, मगर जब वह ईमान के साथ मिल जाए तो इबादत बन जाती है। उस रोज के बाद से रजिया और गुलाम के दरमियान कुछ ना कहते हुए भी बहुत कुछ बदलने लगा। अब दोनों के दरमियान जो खामोशी थी वो बोझ नहीं, सुकून थी। इधर कंपनी फिर से संभल चुकी थी। मार्केट में बशीर ग्रुप का नाम वापस ऊंचाई पर आने लगा। मीडिया में गुलाम को अमानत का रखवाला कहा जाने लगा, लेकिन गुलाम अभी भी वही था, सादा, खामोश, नमाज का पाबंद और जिम्मेदार। फिर एक रोज बशीर साहब ने उसे अपने कमरे में बुलाया। गुलाम बेटा, मेरी बेटी अब तंदुरुस्त है और मैं अब बेफिक्र हूं। मैं चाहता हूं कि तू मेरी इस आखिरी अमानत को भी संभाल ले। गुलाम का दिल एक पल को थम सा गया। हुजूर मगर बशीर साहब ने उसका हाथ थाम लिया। मैंने पूरी जिंदगी कारोबारियों से धोखा खाया, लेकिन एक मजदूर से ईमानदारी पाई। मैं चाहता हूं कि रजिया का हाथ उस हाथ में जाए जो खुदा से डरता है और मोहब्बत को इज्जत समझता है। गुलाम खामोश रहा। उसने न इनकार किया न इकरार, लेकिन उसके आंखों में कुछ ऐसा था जो बशीर साहब को सुकून दे गया। रात को गुलाम ने सजदे में सिर रख दिया, या रब, अगर ये रिश्ता मेरी तकदीर में है तो उसे अमानत की तरह निभाने की तौफीक अता फरमा। इधर रजिया भी परेशान थी। दिल में मोहब्बत थी मगर लफ्जों में लाज। उसने अपनी नौकरानी नसीबा से कहा,
अगर किसी दिन अब्बू मुझसे ऐसा सवाल करें तो क्या मैं सर झुका लूं? नसीबा मुस्कुराई बीबी। अल्लाह जब किसी को किसी की किस्मत बनाता है तो वो सब रास्ते अपने आप खोल देता है। अगली सुबह पूरे घर में एक अलग सी रौनक थी। बशीर साहब ने सभी करीबियों को बुला लिया था। मेहमान, मौलवी साहब, हल्की सी सजावट, हर कोना गवाह बन रहा था किसी बड़े फैसले का। गुलाम अब भी अनजान था। जब सब लोग जमा हो चुके, बशीर साहब ने सबके सामने ऐलान किया, मैं अपनी इकलौती बेटी रजिया की शादी उस शख्स से करना चाहता हूं जिसने मेरी जान, मेरी इज्जत और मेरी अमानत की हर वक्त हिफाजत की। गुलाम हुसैन। भीड़ में एक पल को सन्नाटा छा गया। फिर सबकी निगाहें गुलाम पर पड़ी। गुलाम उठ खड़ा हुआ। उसकी आंखें भर आईं। हुजूर, ये रिश्ता मेरे लिए मोहब्बत नहीं, एक अमानत है और मैं उसे निभाने का वादा करता हूं जब तक मेरी रूह जिस्म में है। रजिया ने खिड़की से सुना और उसकी आंखों में वो सुकून था जो शायद हर लड़की को तब मिलता है जब उसे वो हमसफर मिल जाए जो मोहब्बत से ज्यादा उसे इज्जत देता है। निकाह की तारीख तय हुई। मौलवी साहब से लेकर मोहल्ले के सब लोग खुश थे। एक मजदूर की मोहब्बत अब रूहानी इबादत बन चुकी थी। मगर तकदीर का इनकलाब यहीं नहीं थमा। इसी दौरान बशीर साहब की एक पुरानी फाइल सामने आई जिसमें एक जमीन का मामला दर्ज था जो आज के वक्त में करोड़ों की हो चुकी थी। मगर वो जमीन किसी और नाम पर चली गई थी और उसमें भी ताहिर की पुरानी साजिशें शामिल थीं। अब सवाल ये था, क्या गुलाम उस जमीन को भी वापस ला पाएगा? क्या अमानत की ये आखिरी कसौटी उसे फिर से इम्तिहान में डालेगी? निकाह की तैयारी चल रही थी। कोठी के हर कमरे में कोई न कोई खुशखबरी तैर रही थी। रजिया अब पहले से ज्यादा मुस्कुराने लगी थी और गुलाम की आंखों में एक नई चमक थी। मगर वो चमक घमंड की नहीं थी, बल्कि उस सुकून की थी जो केवल अमानतदारी निभाने वालों को हासिल होती है। इसी दौरान एक पुराना मुंशी जो सालों से कंपनी से अलग हो चुका था, अचानक बशीर विला आ पहुंचा। हाथ में फटी हुई फाइल और माथे पर अफसोस की लकीरें। हुजूर, उसने कांपती आवाज में कहा, मेरे पास एक जरूरी दस्तावेज है। ये जमीन जो बशीर ग्रुप की थी उसे मिर्जा ताहिर ने फर्जी दस्तखतों से अपने नाम करवा लिया था, बहुत साल पहले। बशीर साहब का चेहरा उतर गया। ये वही जमीन है ना जहां मैं स्कूल बनवाना चाहता था? मुंशी ने सिर झुका लिया। गुलाम ने फाइल खोली। उसमें जमीन का नक्शा, दस्तखतों के नकली नमूने और गवाहों के नाम मौजूद थे। इस जमीन की कीमत अब 30 करोड़ से ज्यादा है, मुंशी बोला, और ताहिर उस पर शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बना रहा है। रजिया जो पास ही बैठी थी खामोश हो गई। गुलाम ने फाइल को मोड़ा, उठकर खड़ा हुआ और सिर्फ एक जुमला कहा, अगर अमानत छीन ली गई है तो उसे वापस लाना मेरा फर्ज है। अगले ही दिन गुलाम कोर्ट पहुंचा, दस्तावेज लेकर, मुंशी को गवाह बनाकर। उसने केस फाइल करवाया और खुद अदालत में पेश हुआ। बिना वकील, बिना तामझाम मिर्जा ताहिर को समन भेजा गया। वो पहली ही पेशी में अपने वकील के साथ अदालत में आया। सलीकेदार सूट, बेशर्मी की मुस्कान और साथ में नकली गवाह। जज साहब, वकील बोला, ये जमीन ताहिर साहब ने लीगल तरीके से खरीदी है। इनके पास रजिस्ट्री, दस्तखत और स्टैंप हैं। गुलाम ने कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक कागज आगे बढ़ाया। ये देखिए, इन दस्तखतों में जिनका नाम है वो इस वक्त तक जिंदा ही नहीं थे। अदालत सन्न हो गई। और ये है बैंक का स्टेटमेंट। उस वक्त किसी तरह की कोई पेमेंट हुई ही नहीं। फिर मुंशी को गवाह के तौर पर खड़ा किया गया। मैंने खुद देखा था, ताहिर साहब ने दस्तावेजों पर दबाव डालकर साइन करवा लिए थे और उसके बाद कंपनी से मुझे निकाल दिया गया। जज ने केस स्थगित कर दिया और जांच के आदेश दिए। ताहिर के चेहरे से पहली बार घबराहट झांकने लगी। गुलाम अब पूरे दिन कोर्ट, तहसील और पुरानी सरकारी फाइलों में लगा रहता। उसके कपड़े अब फिर से वहीं सादगी लिए हुए थे, मगर इरादा इस बार भी लोहे जैसा मजबूत था। रजिया कई बार उसे समझाने लगी, आप क्यों इस जमीन के पीछे अपनी सेहत खराब कर रहे हैं? हमें तो आपका साथ चाहिए, ना कि कोई और जंग। गुलाम मुस्कुराया, रजिया बीबी, ये जमीन मेरी नहीं मगर एक नेक मकसद की अमानत है। इसे वापस लाए बिना मैं कैसे तुम्हारा हमसफर बनूं? रजिया की आंखें भर आईं। वो अब जानती थी कि गुलाम सिर्फ एक इंसान नहीं, बल्कि उस नीयत का नाम है जो खुदा के दरबार में सीधी जाती है। इसी बीच कोर्ट का आखिरी फैसला आया।
तहकीकात के अनुसार यह प्रमाणित होता है कि मिर्जा ताहिर द्वारा की गई जमीन की रजिस्ट्री फर्जी दस्तावेजों के आधार पर हुई है। अदालत इस जमीन को पुनः बशीर ग्रुप को सौंपने का आदेश देती है। साथ ही ताहिर पर धोखाधड़ी और दस्तावेजों की जालसाजी का मुकदमा भी कायम किया जाता है। अदालत के बाहर लोगों की भीड़ जमा थी। पत्रकारों ने कैमरे गुलाम के सामने किए। आपने इतनी बड़ी लड़ाई अकेले कैसे जीती? आपकी ताकत क्या थी? गुलाम ने सिर्फ इतना कहा, जिस दिन इंसान अपनी नीयत को झुकने नहीं देता, उस दिन खुदा उसकी अमानत को टूटने नहीं देता। रात को बशीर विला में फिर से रोशनी थी। बशीर साहब ने एक थाली में मिठाई रखते हुए कहा, आज उस स्कूल की नींव रखी जाएगी जो मेरी सबसे बड़ी ख्वाहिश थी। रजिया ने गुलाम को गुलाब का वही सूखा फूल दिखाया। ये अब भी मेरे पास है और आज मैं इसे तुम्हारे नाम करती हूं। गुलाम ने सिर झुका लिया। अब ये मोहब्बत भी मेरी अमानत है और मैं इसे भी ईमानदारी से निभाऊंगा। सुबह की रोशनी जब बशीर विला के दरवाजे पर पड़ी तो गुलाब के पौधों की पत्तियां भीगी हुई थीं, जैसे रात भर किसी इबादत ने उन्हें तर किया हो। उस सुबह की फिजा में एक जश्न की हल्की सी मिठास थी। आज उसी जमीन पर पहला पत्थर रखा जाना था जहां बशीर साहब बरसों से एक स्कूल बनवाना चाहते थे। गुलाम सुबह तड़के ही तैयार होकर पहुंचा। सिर पर सफेद रूमाल, आंखों में सुकून और हाथों में कुरान शरीफ। जमीन पर पहली ईंट रखते हुए उसने बिस्मिल्लाह पढ़ी और फिर रजिया को इशारे से पास बुलाया। आप भी हाथ रखें, गुलाम ने कहा। रजिया झुकी। दोनों के हाथ एक साथ उस ईंट पर टिके। बशीर साहब दूर खड़े मुस्कुरा रहे थे। जिस हाथ ने मेरी अमानत को संभाला, वही हाथ अब इस इल्म के घर की नींव रख रहा है। मीडिया, नगर निगम के अफसर और मोहल्ले के सैकड़ों लोग जमा हो गए थे। हर कोई एक बात कह रहा था, ये सिर्फ स्कूल नहीं, एक मिसाल की शुरुआत है। मगर किसी को नहीं पता था कि उस भीड़ में एक चेहरा और भी था, मिर्जा ताहिर, जो अदालत के फैसले के बाद जमानत पर बाहर आया था। उसकी आंखों में अब सिर्फ जलन थी और दिल में इंतकाम। ताहिर ने बशीर विला के पुराने नौकर को अपने पास बुलाया, जो एक वक्त में रजिया के कमरे तक के राज जानता था। अगर तू एक छोटी सी चीज मेरे लिए कर दे तो तुझे बाहर कहीं बड़ा बंगला और लाखों दूंगा, ताहिर ने कहा। नौकर झिझका, मगर फिर लालच भारी पड़ा। उसने हामी भर दी। प्लान यह था, स्कूल की नींव में नकली सीमेंट की बोरियां डलवा देना, जिससे कुछ ही महीनों में इमारत गिर जाए और बदनामी का सारा बोझ गुलाम के सिर पर आए। 2 रात बाद जब गुलाम इबादत में मशगूल था, उसी रात ट्रक से नकली माल उतरवा दिया गया। काम इतनी सफाई से किया गया कि किसी को खबर न हुई। मगर ईमान के रास्ते में जब कोई चलता है तो खुदा उसकी निगरानी करता है। अगली सुबह एक छोटा बच्चा, जिसका बाप उसी साइट पर मजदूर था, खेलते खेलते बोरियों में गिर पड़ा। जब मजदूर उसे उठाने दौड़े तो एक बोरी फट गई और उसमें से गारा नहीं, सफेद पाउडर और रेत जैसा मलबा निकला। गुलाम को तुरंत बुलाया गया। उसने एक एक बोरी की जांच की और फिर सारा माल रुकवा दिया। उसने उसी वक्त सारी सीसीटीवी फुटेज निकलवाई और उसमें एक ट्रक साफ दिखाई दिया जो रात के वक्त आया था। गाड़ी के पीछे लिखा था, ताहिर सप्लाई एंड कंपनी। गुलाम ने कुछ नहीं कहा। उसने बशीर साहब से इजाजत ली और सीधा पुलिस थाने पहुंचा। अब की बार सबूत उसके पास थे, नकली माल, ट्रक की फुटेज और गवाही देने वाला वही मजदूर। 1 हफ्ते के अंदर ताहिर को फिर गिरफ्तार कर लिया गया। इस बार जमानत नाकाबिल थी। बशीर साहब ने सुकून की सांस ली, मगर अब उम्र जवाब दे रही थी। उनकी तबीयत एक बार फिर बिगड़ने लगी। डॉक्टरों ने कहा, अब ज्यादा वक्त नहीं है, जो भी जरूरी हो उनसे कह लीजिए। एक रात गुलाम उनके पास बैठा था। बशीर साहब ने उसका हाथ थामा और कहा, बेटा, तूने मेरी दुनिया को फिर से जिंदा किया। अब मेरा वक्त करीब है। एक आखिरी वसीयत है, मेरी बेटी रजिया, अब तेरी जिम्मेदारी है। मोहब्बत से बढ़कर अब उसे इज्जत देना और इस स्कूल को कभी गिरने न देना। गुलाम की आंखों से आंसू गिर पड़े। मैं वादा करता हूं हुजूर कि आपकी बेटी और आपकी अमानत दोनों को जान से ज्यादा संभालूंगा। 3 दिन बाद बशीर साहब इस दुनिया से रुखसत हो गए। शहर की हर सड़क पर उनके जनाजे में लोग उमड़ पड़े। नारा गूंज रहा था,
ईमानदारी का सौदागर बशीर अहमद अमर रहे। रजिया ने गुलाम के कंधे पर सिर रख दिया। अब इस घर में सिर्फ आप हैं और मैं। गुलाम ने उसका हाथ थामा। अब ये घर नहीं, अमानत है, और मैं इसके हर दर को सीना बनाकर संभालूंगा। बशीर साहब को दुनिया से गए 40 दिन बीत चुके थे। हर कमरे में उनकी यादें थीं। वो पुराना कुर्सी जिस पर वो बैठकर हिसाब किया करते, वो दीवार जिस पर उनकी और बीबी साहिबा की तस्वीर टंगी थी, और वह छोटा सा स्टूल जिस पर कभी रजिया ने बचपन में बैठकर अलिफ बेते पढ़ी थी। मगर अब वक्त बदल चुका था। गुलाम अब बशीर ग्रुप का कानूनी और जिम्मेदार वारिस था, लेकिन उसके चेहरे पर आज भी वही पुराना तेज था जिसमें न ताकत की अकड़ थी, न दौलत का घमंड। रजिया अब अकेली नहीं थी, उसके साथ एक हमसफर था जो उसके दुख सुख की तर्जुमानी करता था। 40वें के बाद एक दिन बशीर विला में एक खास बैठक हुई। बुजुर्ग, रिश्तेदार, मौलवी साहब और मोहल्ले के कुछ खास लोग जमा थे। माहौल गंभीर था, मगर दिलों में सुकून था। गुलाम ने सबके सामने हाथ जोड़े। हुजूरो, आज इस घर के बुजुर्ग चले गए, मगर उनके बनाए उसूल जिंदा हैं। मेरी और रजिया बीबी की निकाह की तारीख तय हो चुकी है। हम चाहते हैं कि निकाह उसी जमीन पर हो जहां इल्म की इमारत बन रही है, ताकि हमारी जिंदगी की बुनियाद भी उसी अमानत पर हो। सबने एक साथ दुआ की। मौलवी साहब ने कहा, निकाह जब नीयत और अमानत की मिट्टी में बोया जाता है तो उसमें मोहब्बत नहीं, इबादत उगती है। निकाह की तैयारी शुरू हो गई। सादगी में ढकी हुई कोठी अब धीरे धीरे नई रोशनी से भरने लगी थी। कोई नई सजावट नहीं, कोई दिखावा नहीं, सिर्फ पुराने संदल की खुशबू, खादी की चादरें और दीवारों पर कुरानी आयतें। निकाह के दिन सुबह की अजान के साथ ही हल्की बारिश शुरू हो गई, जैसे आसमान से रहमत बरस रही हो। वो जमीन जो कभी धोखेबाजी से छीनी गई थी, आज गुलाबों से सजी थी। एक छोटा सा मंच बना था उसी नींव के पास जहां पहली ईंट रखी गई थी। गुलाम ने सफेद कुर्ता पायजामा और सिर पर जालीदार टोपी पहनी थी। चेहरे पर रोशनी थी और आंखों में वो मोहब्बत जो हर लफ्ज से पहले सुकून देती थी। रजिया सिंपल गुलाबी लिबास में, चेहरे पर हल्की सी झुकी नजर और होंठों पर खामोश मुस्कान लिए हुई आई। उसे देखकर किसी ने कहा, ऐसी दुल्हनें सिर्फ दुआओं से मिलती हैं। मौलवी साहब ने निकाह पढ़वाया। गुलाम हुसैन, क्या आपको रजिया बशीर को मेहर 500 रुपये नकद अपने निकाह में कबूल है? गुलाम की आवाज गूंजी, कबूल है 3 बार। रजिया बशीर, क्या आपको गुलाम हुसैन को अपने निकाह में मेहर 500 रुपये नकद कबूल है? रजिया ने हल्के से कहा, कबूल है 3 बार। सबकी आंखों से आंसू बह निकले, मगर वो आंसू दर्द के नहीं थे, वो उस सुकून के थे जो बरसों की मोहब्बत और ईमानदारी से हासिल होता है। निकाह के बाद रजिया ने कुरान शरीफ उठाकर माथे से लगाया और कहा, आज मैं अपने अब्बू की आखिरी अमानत को इस घर में जिंदा रखने की कसम खाती हूं। गुलाम ने उसका हाथ थामा। अब ये घर हमारा नहीं, एक मिसाल का घर है, और इस घर में सिर्फ मोहब्बत नहीं, रब का डर और रसूल का अदब होगा। 3 दिन बाद स्कूल की पहली घंटी बजी। छोटे छोटे बच्चे कतार में खड़े थे। हर बच्चे को एक छोटा सा कुरान और स्लेट दी गई। गुलाम और रजिया ने हर बच्चे को अपने हाथों से दाखिला फॉर्म दिए। स्कूल का नाम रखा गया मदरसा ए अमानत। उस दिन की तस्वीर अखबार में छपी एक मजदूर जिसने ईमान से इमारत बनाई। मगर तभी कुछ अफसरों की नजर उस जमीन पर फिर से पड़ी। एक बिल्डर ने सरकारी रजिस्ट्रेशन में गड़बड़ी निकालकर दावा कर दिया, यह जमीन वक्फ की है, इसे प्राइवेट नहीं किया जा सकता। गुलाम फिर से कागजों में डूब गया। अब की बार मामला कोर्ट से नहीं, वक्फ बोर्ड से था, और वहां रिश्वत से फैसला लिखा जाता था। मगर गुलाम जानता था, जहां अमानत हो वहां रब खुद गवाही देता है। रजिया ने उस रात कहा, आपने आज तक हर इम्तिहान जीता है, अब ये आखिरी लड़ाई है। गुलाम ने सर झुकाकर जवाब दिया, जब तक इस मिट्टी में मेरी सांस है, ये इमारत और ये मोहब्बत दोनों नहीं गिरेंगी। मदरसा ए अमानत की पहली घंटी को सिर्फ बच्चों ने नहीं सुना था। शहर की सियासत, वक्फ बोर्ड के अफसर और बिल्डिंग माफिया भी चौकन्ने हो चुके थे। जिस जमीन पर कभी दुकानें और शोरूम्स बनने वाले थे, वहां अब हाफिज और आलिम निकलने लगे थे। यही बात चुभ रही थी उन लोगों को जिनका ईमान सिक्कों में बंद था। इसी बीच
वक्फ बोर्ड से एक नोटिस आया। यह जमीन वक्फ ट्रस्ट की पुरानी जमीन है। इस पर बनाई गई किसी भी निजी संस्था को सरकारी स्वीकृति के बिना जमीन का इस्तेमाल करने का अधिकार नहीं। गुलाम ने जैसे ही नोटिस पढ़ा, आंखें बंद कीं और गहरी सांस ली। या रब, अब तक तूने हर कसौटी में मेरा हाथ थामा है, ये शायद आखिरी इम्तिहान है। रजिया ने वहीं पुरानी तसल्ली दी। आप झुकिएगा नहीं, ये जमीन सिर्फ आपके नाम पर नहीं, आपकी नीयत पर रजिस्टर है। गुलाम उसी दिन वक्फ बोर्ड के दफ्तर पहुंचा। सफेद कुर्ता, हाथ में दस्तावेजों की फाइल और चेहरे पर वही पुराना सुकून। बोर्ड के अध्यक्ष हाजी उस्मान कुर्सी पर टेढ़े होकर बैठा था। पीछे मसनद पर एक बड़ी तस्वीर सेवा, समाज और शरीयत लिखी थी, मगर व्यवहार इसके उलट। उस्मान ने फाइल देखते ही कहा, गुलाम हुसैन, आप नेक इंसान हो, मगर कायदे और नज्म से ऊपर कोई नहीं। आप ये मदरसा हटाइए और इस जमीन को हमारे हवाले कर दीजिए। हम आपको दूसरी जगह जमीन दिलवा देंगे। गुलाम ने बड़ी अदब से जवाब दिया, हुजूर, अमानत की जगह बदली नहीं जाती। जैसे मां की कब्र को कोई नहीं खोदता, वैसे ही इल्म की नींव भी एक ही बार रखी जाती है। उस्मान ने मुस्कुराकर चाय की प्याली उठाई। आपके जवाब में सच्चाई है, मगर हमारे पास कानून है। गुलाम ने उसी शांति से कहा, मेरे पास रब है। बात अब कोर्ट से ऊपर जा चुकी थी। अब यह मामला शहर के वक्फ ट्रस्ट और सिविल सोसाइटी के दरमियान एक बड़ा मुद्दा बन गया। मीडिया में दो राय चल पड़ी। एक पक्ष बोला, नियम तो नियम है, चाहे कोई भी हो, जमीन लौटानी होगी। दूसरा पक्ष बोला, जब नीयत साफ हो और मकसद इल्म की रोशनी हो तो खुदा उस जगह को मुअज्जज बना देता है। इसी बीच गुलाम ने एक और फैसला किया। एक जलसा बुलाया। सभी धर्मों, वर्गों, पत्रकारों और बच्चों के मां बाप को बुलाया गया। मंच पर गुलाम अकेला खड़ा हुआ, न नेता, न मौलवी, न कोई वकील। माइक उठाकर उसने कहा, मैं कोई आलिम नहीं हूं, न ही कोई बड़ा आदमी। मैं तो बस वो मजदूर हूं जिसने एक अमानत जमीन से उठाई थी और अब उसकी हिफाजत कर रहा हूं। अगर ये जमीन हक में नहीं है तो मुझसे ले लीजिए, मगर याद रखिए, जब इस मदरसे की पहली ईंट रखी गई थी तब अल्लाह का नाम लिया गया था। उसे कौन हटाएगा? भीड़ में सन्नाटा था। तभी एक बूढ़ी औरत उठी, मेरा पोता पहली बार स्कूल गया है। गुलाम साहब, अगर ये मदरसा गिरा तो हम सबकी उम्मीदें भी गिर जाएंगी। एक रिक्शे वाला बोला, पहले बच्चे फुटपाथ पर खेलते थे, अब कुरान पढ़ते हैं। जमीन तो उसी के हक में जानी चाहिए जो उसे आबाद कर रहा हो। जलसे के वीडियो वायरल हो गए। पब्लिक प्रेशर इतना बढ़ा कि वक्फ बोर्ड को बैठक बुलानी पड़ी। अंदर तमाम अफसर बहस में उलझे थे, मगर बहस के बीच एक अफसर चुप बैठा रहा, फिर उठकर खड़ा हुआ। मैं वही अफसर हूं जिसने पहले जमीन के दस्तावेज पास किए थे। मुझे मालूम है कि यह जमीन बशीर अहमद ने खुद ट्रस्ट से खरीद कर कंपनी को दी थी। ये लीजिए असली दस्तावेज। पूरा बोर्ड हक्का बक्का रह गया। अध्यक्ष उस्मान ने पन्ने पलटे और गहरी सांस लेकर कहा, तो ये जमीन वक्फ की नहीं, कंपनी की संपत्ति रही है, और अब जब गुलाम उसका ट्रस्टी है तो इसे लेकर हमारा कोई दावा नहीं बनता। अगले दिन पूरे शहर में इश्तिहार छपा, मदरसा ए अमानत को वैध स्वीकृति प्राप्त है, इसे कोई नहीं रोक सकता। रजिया ने गुलाम को वो इश्तिहार थमाया। अब आपका हर जवाब अल्लाह ने खुद दे दिया। गुलाम ने वह कागज सीने से लगा लिया और बस इतना कहा, अब मेरी मोहब्बत भी महफूज है और मेरी अमानत भी। वक्फ बोर्ड से मिली जीत के बाद शहर की हवाओं में गुलाम हुसैन का नाम सिर्फ तारीफ नहीं, बल्कि मिसाल बन चुका था। अब वो शख्स लोगों के लिए सिर्फ एक ट्रस्टी नहीं रहा, वो एक सोच, एक रास्ता, एक अमानतदार दिल बन गया था, जिसकी सादगी ने सियासत से लेकर समाज तक को झुका दिया था। मदरसा ए अमानत की दीवारों पर अब रंग बिरंगे अक्षर लिखे थे। बच्चे सुबह ताजगी भरी हवा में कुरान की आयतें पढ़ते, फिर दोपहर में किताबों के पन्नों से दुनिया को समझते। हर कोना किसी दुआ की तरह महकता था। उस सुबह जब गुलाम नमाज से उठकर आंगन में आया तो देखा 5 साल का एक बच्चा अपने नंगे पांव लेकर मदरसे की ओर दौड़ रहा था। हाथ में बस्ता था और मुंह में प्यारी सी तिलावत। गुलाम मुस्कुरा उठा, अल्लाह तेरा करम है, ये जमीन अब चलने नहीं, दौड़ने लगी है। रजिया अब उसकी हमसफर ही नहीं, उसकी हमनवा भी बन चुकी थी।
हर सुबह वह मदरसे के रजिस्टर देखती, लड़कियों की कक्षाओं में बैठती और बच्चियों को कढ़ाई, सिलाई, अदब और हया सिखाती। शहर की लड़कियां अब मदरसा ए अमानत में दाखिला लेने के लिए बाहर लाइन में खड़ी होतीं। वहां सिर्फ तालीम नहीं मिलती थी, वहां इज्जत दी जाती थी। और ये बदलाव गुलाम और रजिया की मेहनत का असर था। इसी दौरान एक चिट्ठी आई लखनऊ के एक बड़े ट्रस्ट की ओर से। उसमें लिखा था, हम आपके काम से मुतासिर हैं। मदरसा ए अमानत को पूरे प्रदेश में आदर्श मदरसे के तौर पर चुना गया है। हम चाहते हैं कि आप हमारे प्रांतीय शिक्षा बोर्ड में बतौर मार्गदर्शक शामिल हों। गुलाम ने चिट्ठी को देखा, फिर नीचे सर झुकाया। मैं अब भी वही मजदूर हूं जो अमानत उठाकर ईमान से जीता है, मगर अगर मेरी सादगी किसी और को रास्ता दिखा सके तो ये भी मेरे रब का करम है। फिर एक शाम, जब आसमान हल्का नीला था और हवाओं में मिट्टी की महक थी, गुलाम पुराने गोदाम के कोने में बैठा था। वही गोदाम जहां कभी उसने पहली रिपोर्ट बनाई थी। अचानक उसके सामने एक बूढ़ा आदमी आया, सर झुका हुआ, लाठी पर झुका कंधा। गुलाम हुसैन साहब? जी, मैं वही आदमी हूं जिसने मिर्जा ताहिर के कहने पर आपके खिलाफ झूठा बयान दिया था। जब मेरी बीवी बीमार थी और मुझे पैसे की जरूरत थी, मैंने गलती की। गुलाम चुप रहा, सिर्फ सुनता रहा। अब मेरी बीवी नहीं रही और मैं आपके मदरसे में बच्चों को वुजू सिखाना चाहता हूं। मेरी तौबा कबूल कीजिए। गुलाम उठकर उसके पास आया। जिस रब ने मुझे माफ किया, मैं तुझसे कैसे इनकार करूं। आज से तू हमारे बच्चों का उसूल सिखाएगा, सफाई से लेकर सजदा तक। उस रात रजिया ने गुलाम से पूछा, आप कभी थकते नहीं? गुलाम ने धीमे से जवाब दिया, जब रूह को रब से रिश्ता हो तो जिस्म की थकान भी इबादत बन जाती है। फिर एक रोज स्कूल की एक लड़की, 10 साल की मलिहा, एक कविता सुनाने स्टेज पर आई, जिसने अपना घर नहीं बनाया मगर 100 बच्चों को छत दी, जो खुद मिट्टी में पला और सबको इल्म की रोशनी दी। वो कोई अफसर नहीं, वो गुलाम हुसैन है जो सिर्फ अल्लाह का वफादार बंदा है। पूरा मदरसा तालियों से गूंज उठा। उस शाम गुलाम और रजिया अपने आंगन में बैठे थे। आंगन में गुलाब खिले हुए थे। रजिया ने गुलाम से कहा, अब कुछ तो मांगो जो तुमने नहीं पाया हो। गुलाम ने आसमान की तरफ देखा और बोला, जो मांगा था एक अमानत, रब ने लौटा दी। जो न मांगा एक मोहब्बत, वो तुम बनकर आई। अब सिर्फ एक ही दुआ है, जब मेरी रूह उठे तो उसी जमीन से उठे जहां आज बच्चे अलिफ बेते पढ़ते हैं। और उसी रात आसमान से जैसे एक नूर बरसा। कोई मर नहीं रहा था, बल्कि एक अमानत पूरी होकर अब एक नई रोशनी बन गई थी। एक अमानत ने सिर्फ एक इंसान की तकदीर नहीं बदली, बल्कि एक पूरी नस्ल की सोच, सच्चाई और रूहानी पहचान को फिर से जिंदा कर दिया। और यही होती है अमानत की तकमील।